बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। काला डाला आ जाएगा पीछे से। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत इसी वजह से हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड कि डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया, कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज़्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफ़ा आप जीत लो, चलो अगली दफ़ा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं हम जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। तो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड एम्पायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े अरसे के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से हुई, ये मुल्क की फौजी हालत को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीते गए, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाने की बात ही नहीं है, यानी कि आपके अंदर इतनी है ही नहीं कि आप आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब ये है आपके अंदर फॉल्ट है, आप अपने खिलाफ बोलने वालों को खुद छुपा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, ताकि आपके खिलाफ कोई रहे ना बोलने वाला, सारे आपकी तारीफ करने वाले रह जाएं कि पाक फौज जिंदाबाद। वो शुरू से ही इन्होंने ये किया है, बच्चों को टीवी पे दिखाते हैं हमने फौज में जाना है, तो बच्चा फिर सारी जिंदगी का उसका ये रह जाता है गोल के मैं तो फौज में जाना है, फौज में जाना है। आर्मी में लेते भी नहीं है फिर वो बाद में, लेते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, लेते भी वो फिर उन्हीं को फौजियों के बच्चों को, हमारे जैसे को तो वैसे वो वापस भेज देते हैं वहाँ से। मसला आज का नहीं है, बल्कि शुरू से पहले दिन से ये मसला आ रहा है जो आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में। सो इट्स रियली बिग इशू। वो बात ऐसी है कि अगर आप ट्रुथ नहीं है एक सोसाइटी में, और आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या मतलब हुआ? आइडेंटिटी क्राइसिस का ये मतलब है कि पाकिस्तान बना, लेकिन हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए बनाया गया, हमें जो बताया जाता है कि हम इस्लाम के मुताबिक प्रैक्टिस करें, दुनिया में मुसलमानों का नाम हो, वो तो हमें ये बताया जाता है। ये 1947 14 अगस्त तक इस तरह कुछ भी बात नहीं थी। ये जब पाकिस्तान बना उसके बाद जब हमारे बेटे जो बड़े थे तो उन्होंने सोचा कि हमने पाकिस्तान बनाया क्यों। पाकिस्तान एक्चुअली अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो उन्हीं की मफादात में था कि इन इलाकों को हम डिवाइड कर ले ताकि हम रूल कर सकें। अच्छा, कश्मीर की अगर बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कश्मीर का मसला 75 साल से क्यों नहीं हल हो पाया, क्या वजह है? ये तो हमारे सियासी लीडरान और जो हमारे अपोनेंट्स है, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो कुछ लोगों के मफादात की वजह से और एक ख़ास इंस्टीट्यूशंस या ख़ास एक क्लास, एलीट क्लास की वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो ये आने वाले टाइम में हल होता नज़र आ रहा है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह नज़र यानी कुछ आ रहा है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज़ कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं हल, हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज़ कर? फोर्स मीन्स जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। हाँ जी, इस तरह कुछ हो सकता। ठीक है, यानी अगर बात करें डेवलपमेंट की, अगर बात करें एजुकेशन की, वो तो वहाँ पे एजुकेशन और डेवलपमेंट भी दे रहे हैं, जो हम इंटरनेट पे, जो हम मीडिया पे देखते हैं, इवन बड़े बड़े जो अदारे हैं वो ये बात करते नजर आ रहे हैं कि वहाँ पे तो एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम यहाँ पे कश्मीर में क्या दे रहे हैं?
यही तो मसला है कि बाकी सूबों को आपने क्या दिया, यानी कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को अगर देखा आप जाए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से। बलोचिस्तान की क्या कंडीशन है, इसी पे बात करते हैं, छोड़ें कश्मीर को, बलोचिस्तान की बात पहले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है फिलहाल आप तो। बिल्कुल ये सच बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है वहाँ पे? फिलहाल तो ठीक जा रहा है, यानी कि मामलात पूरे पाकिस्तान में यही है। अगर मैं यानी कि ख़ास क्लास है वहाँ पे भी अगर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पंजाब में भी जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं तो असल में बलूचिस्तान मसला में? सबसे बड़ा आवाम का है, यानी कि जलील आवाम नहीं होना है जहाँ भी हो। अगर बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, जहाँ भी जाए, पूरी दुनिया में चले जाए, सबसे बड़ा अगर सिर्फ आवाम का या जो जो लेमैन है या जो आम आम आवाम है उनके साथ जो मसला होता है। बलोचिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पाकिस्तान में नहीं है। बलोचिस्तान में है, पाकिस्तान में ही नहीं है तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहूँ। बलोचिस्तान में कैसे होगी? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो एक कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू है और एक इंडियन स्टेट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जो कश्मीर की आज़ादी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो ये है कि जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, जो भी एरिया होता है उसमें जो बाहर के लोग होते हैं या जो डिफरेंट लोग होते हैं उनके ऊपर जुल्म ढहा के उनको निकाल दिया जाता है। जैसे हमने रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखा कि वहाँ पे पंजाबियों को मारा गया, बसों में आईडी कार्ड दे के मारा गया। उसमें ये एजेंडा होता है कि जो बाहर की पॉपुलेशन है उसे निकाल दो और जो स्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसे भी ना आने दो, प्रोजेक्ट्स भी ना आने दो। ये खुल्लम खुल्ला एक बगावत होती है। तो 90s में हमने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे, फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज़ की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियाँ बना रहा है, रीसेटलमेंट की जाए। मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज़ की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन साइम अफसोस की बात यह है कि जब भी हमने जम्मू कश्मीर की बात की है, कभी भी कश्मीरी पंडितों का किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ। सब लोग ये तो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों को किस तरह का जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करनी पड़ी है, लेकिन कभी भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान में इसलिए जिक्र नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीरियों को मजलूम ठहराया जाता है, तो इसलिए जो कश्मीरियों के मुजालिम होंगे वो स्टेट स्पॉन्सर सेंसर करेगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि कश्मीरी पब्लिक पे भी जुल्म हुए हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई हैं और कोलैटरल डैमेज के तौर पर सिविलियंस की बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब आर्मी में ये नहीं हो रहा कि सिस्टमेटिक रेप हो रहे हैं, कुछ रेप हो जाते हैं, ठीक है। इवन हमारी आर्मी बलूचिस्तान में भी करती है। हमारे जो अकबर बूटी का केस सुना होगा आपने कि एक आर्मी के कैप्टन ने एक लड़की का रेप किया, अकबर बूटी के पास केस गया तो आगे जाके मामला बढ़ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, वायलेंस होता है, ठीक है। जब एक ख़ास जियोग्राफी आपकी स्टेट के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम फाइटर वहाँ पर लड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ सिविलियन हैं जो कि एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये कोलैटरल डैमेज होता है। तो रही बात हिंदू पंडित की, जो उनकी एक्सपेल्शंस हुई, उनकी मैस किलिंग्स हुई, तकरीबन 5-6 लाख लोगों को निकाला गया 90s में। एक फतवा लगाया गया, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें वो पंडित कह रहा था कि बाहर फतवा लगाया, मस्जिदों में ऐलान हुआ और सारे कश्मीरी चढ़ दौड़े और खुलेआम कत्लो गारत हुई और निकाल दिया गया, ठीक है। और ये कश्मीरी पंडित जो हैं इंडिजिनस थे, ऑल्दो इनका रिलीजन डिफरेंट था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यानी आप इस हक में हैं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस लाया जाए उसी डिग्निटी और वकार के साथ जिस तरह वो पहले रह रहे थे। मैं ये चाहूँगा कि इंसानों का कत्लेआम ना हो, ठीक है, इंसानों के दरमियान सिविलियन क्लैश और किलिंग्स ना हो, ठीक है। जब तक वहाँ कश्मीरी अवाम में एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, आप रीसेटलमेंट नहीं कर सकते। बस वो जर्नैल जो हैं वो अपनी बातें करते हैं, मतलब उन्होंने अपना जो ओवरव्यू देते हैं। बाकी किताबें लिखने वाले उन्होंने अपनी मशहूरी करनी होती है कि हम अपनी चीज़ें ज़्यादा लिखेंगे, लोग हमारी तरफ फेम होंगे, हम पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं तो हमारी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे। यही बात है कि उन लोगों ने यही जर्नल वगैरह उन्होंने इसलिए यही कहा है। अब इंडिया और चाइना की जंग हुई थी 1962 में, इंडिया हारा था, उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि हम हारे हैं। हाँ, इंडिया हारा था सारा उन्होंने लिखा है, सही बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी या हमें बहुत बुरी शिकस्त हुई। इंडियन बच्चों को सब सच पता है जी, उन्होंने सब बताया था। तो इसलिए अब ये इनको चाहिए, हमें भी बताना चाहिए कि हमारे भी ये 1965 की जंग हुई है उसमें हमें क्या कुछ हुआ है। उसके बाद 1971 की, फिर 98 की, बताना चाहिए हमारे बच्चों कि हम ये जंग हारे हैं, हम जीते नहीं हैं। हमें क्यों नहीं बताया जाता, हमें बस बातों पे लगाया जाता है और
बस सुनी सुनाई कहानियों पे बस हमें चाहिए बस अमल करें और चलते जाएं, और कुछ नहीं इन्होंने बताया। सर, दुश्मनी और जंग से निकल के हम कब भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, कारोबारी एतबार से आगे आएंगे, कश्मीर के मसले को बातचीत से हल करेंगे? कब तक मतलब वो मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है और हम जो है अपनी मुश्किलात की वजह से, अपनी कुछ गलतियों की वजह से पीछे हटते चले जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पे? 1947 में दोनों मुल्क पाकिस्तान बनता है और इंडिया जो है आज़ाद होता है। आज वो 5th नंबर पे खड़ा है और हम देख लें हमारे मुल्क में तो अगर IMF पैसा न दे तो हम एक दिन ना चल सकें। जी आपने बिल्कुल 100% जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं। मतलब इसी तरह बातचीत के साथ हमें हल करना चाहिए या किसी भी तरह, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी वजह यही है, ठीक है, उन्होंने अपनी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग की हुई है। मतलब इकनॉमी देख लें, उनके मतलब उनकी जो भी मतलब एजुकेशन उन्होंने बेहतर की हुई है। अब हमारा एजुकेशन देख लें, एजुकेशन में हमारा कुछ है ही नहीं है, प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है। कुछ मतलब कुछ कहते हैं ना, कुछ हो ना जो पढ़ने के रिलेटेड हो या कुछ जो भी करने के, ऐसा कुछ नहीं है। सैटेलाइट जो था वो मतलब गया चाइना था और इन्होंने इतना हमें मतलब बताया सोशल मीडिया पे और सारा कुछ कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, ये है वो है। मतलब बातों की हद तक इतना किराए की बस में बैठ के चांद पे पहुंच गए। जी ऐसे ही है, किराए की बस में बैठ के हम चांद में पहुंच गए हैं। जी है जी कि ये जो हमारे हुक्मरान है ना जी, ये इनकी कमज़ोरी है। 1948 के अंदर कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है और उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया था कि इनको बम्बों की ज़ुबान से मिस समझाओ। अच्छा, ठीक है, ये शायद अपनी नई इन्फॉर्मेशन हो तो, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि अगर आपके सराउंडिंग्स के अंदर जो मुस्लिम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं उनके ऊपर जुल्म हो तो वो बाहर निकले, उनकी हेल्प आउट करें। ये असल में बुनियादी तौर पे हमारी वीकनेस शो कर रही है एज अ नेशन, और बुनियादी तौर पे एज अ पाकिस्तानी नेशन मुझे ये बात कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम लोग अपनी वीकनेस की वजह से अपने मुसलमान बहनों और भाइयों का जो है वो खून होता हुआ देख रहे होते हैं। जब कायद आज़म ने फरमाया जी कि कश्मीर हमारी शहरग है, अगर शहरग खुदा न खास्ता काट दी जाए तो बड़े से बड़ा जो बॉडी है और स्ट्रॉन्ग बॉडी है उसकी मौत वाक़ हो। तो मोदी सर जो अच्छा खासा मनहूस आदमी है उसने लैंड लॉक किया हुआ ना इंडिया को। अच्छा, बुनियादी तौर पे मैंने आपको पहले ये गुजारिश की थी कि ये हमारी वीकनेस है। हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के शोल्डर्स पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। जब तक एज अ नेशन हम लोग इस चीज़ के लिए स्टैंड अप नहीं होंगे और कश्मीर को अपनी शहरक नहीं समझेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कायद, तो ये हमें इस तरह की सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि हमने कश्मीर को आज़ाद करा के करना क्या है? क्या हमने उन्हें भी जो है 60 रुपये 65 रुपये यूनिट देना है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल देना है, या फिर हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ साथ महंगाई की चक्की में फंसे? ऑलरेडी हमसे बाकी सूबे तो संभाले नहीं जा रहे, तो कश्मीर को आज़ाद करवा के अपने साथ इल्हाक करवा के क्या करेंगे हम? देखिए जी, शायद आप हिस्ट्री मुझसे बेहतर जानती होंगी, जो था जवाहरलाल नेहरू, उसने कश्मीर को सब कॉन्टिनेंट के अंदर गोल्डन स्पैरो कहा था, सोने की चिड़िया। अगर बुनियादी तौर पे देखें तो इसको आज़ाद करवा के हमें 3-4 फ़ायदे जो मेरी नज़र में हैं वो हमें पहुंचा सकते हैं। पहला ये जी कि हमारी जो सियाहत की इंडस्ट्री है वो बड़ी बूम कर जाएगी। दूसरा ये कि पानी के जितने भी ज़खायर हैं वो बुनियादी तौर पर स्टार्ट ही कश्मीर से होते हैं, और कश्मीर का रीजन जो है ये छोटा रीजन नहीं है, ये आपकी रावलपिंडी से स्टार्ट होके ये लद्दाख तक जाता है। ठीक है, अब जब ये आज़ाद होते हैं 65 यूनिट पर जाते हैं, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी कौम की वीकनेस है कि ये अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलते।